हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। हम जो हमने पहले पढ़ रखा है मीन्स वीडियो लेक्चर 1 से लेके वीडियो लेक्चर 4 तक, उसमें जो हमने सीखा उसकी एक टेस्टिंग करेंगे एक वर्कशीट की हेल्प से। जो भी हमने वीडियो लेक्चर 1 to 4 पढ़ा है उसी की हम टेस्टिंग करेंगे एक वर्कशीट की हेल्प से। और ये वर्कशीट आपके सामने अवेलेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका बेस्ट मेथड ये है कि आप पूरी वर्कशीट का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद उसे वीडियो को रोक दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये 10 क्वेश्चन की वीडियो है। यहाँ पर आपके 9 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। तो आप क्या कीजिए, आप इसके अंदर पहले इनके स्क्रीनशॉट लेकर इनके आंसर सॉल्व कीजिए। आंसर सॉल्व करने के लिए आप वीडियो लेक्चर 1 से 4 की हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद आप इस वीडियो को आगे देखिए और आप ये देखिए कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं और कितने आंसर आपके गलत आ रहे हैं। और इस वीडियो में बड़े ध्यान से देखना, आपकी छोटी छोटी गलतियां भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों से क्या छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो पहले चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ़ 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 10 सेकेंड, व्हाट इज़ द करंट थ्रू द कंडक्टर। ये क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, 1 मार्क्स में आ सकता है, किसी भी तरह से आप इसको देख लेना। क्वेश्चन बहुत इजी है। इफ़ 20 कूलम चार्ज, सी का मतलब कैपिटल सी का मतलब यहाँ पर क्या है, कूलम है। कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 10 सेकेंड, व्हाट इज़ द करंट थ्रू द कंडक्टर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन पार्ट है पहले आप उसको लेके आना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले 20 कूलम का मतलब क्या है। यहाँ पर जब भी आपके पास सी आ जाए, कैपिटल सी आ जाए, तो आपका सीधा मतलब होना चाहिए, आपको सीधा समझ में आना चाहिए कि वो चार्ज के बारे में बात कर रहा है। और चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। और आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड सीधी बात है, आपको पता है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, व्हाट इज़ द करंट, यानी कि करंट वैल्यू आपको निकालनी है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इनके सिंबल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और सिंबल में जैसे ही आप कंफ्यूज हो गए आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, 20 कैपिटल सी का मतलब क्या होता है, 20 कूलम, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। ये टोटल चार्ज की बात है, जब भी ऐसा हो कभी तो आपने कैपिटल क्यू लेना है। और 10 सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल टी से आपने इसे रिप्रेजेंट करना है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। आपने नहीं करना है, ये टाइम को हमेशा स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करना है। उसी तरह से आई, कुछ बच्चे आई को स्मॉल आई इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने ऐसा भी नहीं करना। करंट के लिए कैपिटल आई, टाइम के लिए स्मॉल टी, ठीक है। ये आपने गलतियाँ नहीं करनी है। फिर ये गिवन पार्ट आपके पास आ गया, फिर फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला आपने बहुत ज़रूर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कई बार इसके हाफ मार्क्स होते हैं, कई बार क्या वैसे मैक्सिमम टाइम होते हैं, तो हाफ मार्क्स आपके एकदम से कट जाएंगे, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। फॉर्मूले के बाद क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्यू की वैल्यू रखनी है 20 कूलम, टाइम की वैल्यू रखनी है 10 सेकेंड, और आपका आंसर आ जाएगा सीधा 2 एम्पियर। एम्पियर क्यों, क्योंकि एम्पियर ही एसआई यूनिट है करंट की। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अब यहाँ पर आप इसमें स्मॉल एम मत लिखना, स्मॉल ए मत लिखना। एम्पियर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप पूरी स्पेलिंग फॉर्म में लिख रहे हो तब आप एम्पियर लिख सकते हो इस तरह से, लेकिन जब आप सिंबल यूज़ कर रहे हो तब आपने यहाँ पर कैपिटल ए यूज़ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी था। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है याद रखने के लिए, कि आपने सिंबल्स का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ठीक है, और यूनिट का ध्यान रखना है। यूनिट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यूनिट का हाफ नंबर होता है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ 2 लिख के से छोड़ दोगे तो आपका हाफ नंबर कट जाएगा। तो ऐसे 2 लिख कर नहीं छोड़ना है, आपने 2 एम्पियर कंप्लीट लिखना है और फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके पास 1 और 2 मार्क्स में आ सकता है। व्हाट इज़ ए वोल्ट मीटर, हाउ इज़ इट कनेक्टेड इन ए सर्किट। वोल्ट मीटर क्या होता है और उसे हम सर्किट में कैसे जोड़ते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपके दिमाग में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट इज़ एमीटर, हाउ इज़ इट कनेक्टेड इन सर्किट।
तो हम पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद उसका जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बनाया इसका आंसर आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर की डेफिनेशन हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में किया होगा आई थिंक, तो देख लेना आप लोग। तो वोल्ट मीटर की डेफिनेशन आपके पास है, इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी सर्किट में दो पॉइंटों के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, जस्ट वहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दोगे। वोल्ट मीटर से आपको उसके पोटेंशियल, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और ये कनेक्टेड कैसे करता है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए सर्किट। ये हमेशा सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट होता है। कैसे होता है ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। सपोज करो आपके पास यहाँ पर एक बल्ब है इस तरह से, इस बल्ब के क्रॉस आपको वोल्ट मीटर लगाना है, तो कैसे लगेगा, पैरेलल में इस तरह से लग जाएगा, ठीक है। अब जिस क्वेश्चन की मैंने आपको बात की है इस वर्कशीट में वो नहीं है, लेकिन अगर आए तो क्या करोगे, सपोज करो यहाँ पर एमीटर आ जाए तो आप लिखोगे इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेज़र करंट मूविंग थ्रू अ कंडक्टर। और उसका कनेक्शन कैसे होता है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। आपने बिल्कुल जो इस वर्कशीट में दिया हुआ है, इस वर्कशीट के सोल्यूशन में दिया हुआ है, आपने 100% वही फॉलो करना है। उसके अलावा आप जो भी फॉलो करोगे उसके गलत होने के चांसेस होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 2 × 10⁻³ जूल ऑफ वर्क is done in moving a particle carrying a charge of 10 × 10⁻⁻6 coulomb from point A to B, what will be the potential difference between A and B? क्लियर है, दोबारा देख लीजिए। इफ़ 2 × 10⁻³ joule of work is done in moving a particle carrying a charge of 10 × 10⁻⁻6 coulomb from point A to B, what will be the potential difference between A and B? तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर जूल लिखा हुआ है, 2 × 10⁻³ जूल। अब जूल होती है यूनिट वर्क की, तो आप एनर्जी की भी होती है, लेकिन एनर्जी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो वर्क का रोल है ना, तो जूल आप यहाँ पर वर्क लिख दोगे, ठीक है, कैपिटल W। वर्क इज इक्वल टू कैपिटल W इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ जूल। फिर आपको दिया हुआ है 10 × 10⁻6 कुलम। अब यहाँ पर कुलम आ गया, तो कुलम आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, कैपिटल Q को, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V आपने फाइंड आउट करनी है। तो V का फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, सेकंड वीडियो से आपके पास है V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर एक वन पार्टिकल की बात कर रहा है तो आप यहाँ पे स्मॉल Q लिखते हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आप कैपिटल Q लिखते हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही पार्टिकल है, उसी पे जो चार्ज है। यहाँ पर फ़र्क कब पड़ता है, जब सपोज करो आपके पास दो पार्टिकल हैं और दोनों के रिजल्टेंट से आपका कोई और नेट रिजल्टेंट बन रहा हो चार्ज के ऊपर, तब कैपिटल Q होता है। तो आपको देख लीजिए, आपको जैसे भी सही लगता है, दोनों में कोई गलती नहीं होगी, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। तो W की वैल्यू आपके पास है, यानी वर्क की वैल्यू आपके पास है 2 × 10⁻³ और Q आपके पास है 10 × 10⁻⁻6। अब इसकी कैलकुलेशन में कुछ बच्चों को गड़बड़ हो सकती है, तो इसकी कैलकुलेशन आपने बड़े ध्यान से करनी है। आपको पहले बताया गया कि सबसे पहले आपने इसमें जो 10⁻³ की सारी क्वांटिटीज़ होती हैं इनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो 10⁻³ एज इट इज़ आ गया, ये वाला 10⁻6 आपके पास 10⁻, ऊपर जाके +6 में कन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है जब हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके आते हैं तो पावर में साइन का चेंज हो जाता है। तो ये 10⁻6 ऊपर गया आपके पास यहाँ पर, और ये 2 से आपने 10 काट दिया 5 पर, तो ये बन गया 1/5 × 10⁻³ 10⁻6। तो यहाँ पर बेस सेम है, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लग जाएगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो पावर को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर दिया 10⁻3। आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, -3 + 6 ओवरऑल +3, यानी 10⁻3। तो 10⁻3 का मतलब होता है 1000 को 5 से डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया 200 वोल्ट। 200 वोल्ट आपका आंसर आ गया, 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के बीच में। यहाँ पर फिर से आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर स्मॉल v मत कर देना। कुछ बच्चे अगर ऐसे करेंगे 200 इस तरह से v, तो ये स्मॉल v बन गया। अब ये स्मॉल v आपको पता है 9th क्लास के अकॉर्डिंग क्या है,
ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये इस तरह से आपने देखना। ओके, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। किसी भी क्वेश्चन के कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको पता लग जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे हमारे पास है डिफाइन करंट, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड ऑल्सो गिव इट्स एसआई यूनिट। करंट की डेफिनेशन देनी है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देना है और एसआई यूनिट को अपने बताना है। तो ये कैसे होगा, तो ये इसका सोल्यूशन आपके पास यहाँ है। करंट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट की डेफिनेशन आपके पास क्या है, करंट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चों को एक डाउट रहता है कि ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, तो ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी करंट की डेफिनेशन में आ जाता है, कई जगह में मिलती है देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर उसके मैग्नीट्यूड की कैलकुलेट करना है, हमें जैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तब क्या उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बनती है। तो ये डेफिनेशन आपके पास प्रॉपर है। ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं आती है वो, हाँ कई जगह लिखी जाती है, तो आप इसे फॉलो करना। ठीक है, करंट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए इलेक्ट्रिक सर्किट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास यानी कि फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और जब एसआई यूनिट की बात आएगी तब आप क्या करोगे, एसआई यूनिट हमेशा फॉर्मूले से निकलती है, आपको बताया जा चुका है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूले के अंदर एसआई यूनिट पुट कर दोगे। हम जानते हैं क्यू की वैल्यू एसआई यूनिट होती है कुलम और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, कुलम पर सेकेंड। और 1 कुलम पर सेकेंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर से। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज कुलम पर सेकेंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज एम्पियर। फॉर्मूला फॉर्म स्पेलिंग फॉर्म में लिखते हो तो ए एम स्मॉल ए एम पी ई आर ई, और अगर सिंबल फॉर्म में लिखते हो तो कैपिटल ए। आप एम्पियर को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, कैपिटल के से ही से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर एक छोटी सी बात नोट करने वाली है, जो कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं देखने में आता है, वो इस पार्ट को ढंग से नहीं लिख पाते, कुलम पर सेकंड को। वो कुलम पर सेकंड को कैसे लिखते हैं, वो कुलम पर सेकंड को इस तरह से लिखते हैं, ध्यान से देखना, कुलम पर सेकंड इस तरह से लिखते हैं। तो ऐसे नहीं लिखना है, इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपने ये समझना है। एक्चुअली यहाँ पर है क्या, ध्यान से देखो, ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल एस है, हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब ये जो 1 है ना, इसी 1 के आगे आपने नेगेटिव साइन लगाना है। तो कुलम सेकंड और -1, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना है आप लोगों ने, इस बात का खास ध्यान रखना। ओके, ऐसे नहीं करना है और ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये इसकी सही रिप्रेजेंटेशन। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर इसकी 2 मार्क्स की वेटेज थी। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें उसके 2 मार्क्स थे, टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, मीन्स आगे कैलकुलेशन भी थी, लेकिन इस पार्ट के जो आपके सामने दिया हुआ है इसके 2 नंबर थे। ध्यान से देखिए, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम हैविंग ए बल्ब, एक बल्ब होना चाहिए, एमीटर होना चाहिए, एक बैटरी होनी चाहिए। उसके आगे वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विद 3 सेल्स। बैटरी के अंदर कितने सेल्स आपने रिप्रेजेंट करने, 3 सेल्स रिप्रेजेंट करने। और एक की इन क्लोज कंडीशन, क्या होनी चाहिए, की होनी चाहिए, और वो भी क्लोज कंडीशन में होनी चाहिए। क्लोज कंडीशन का मतलब क्या है आपको पता है, नहीं पता है तो आप सेकंड वीडियो को देख सकते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, ये बनेगा आपका डायग्राम। सबसे पहले बल्ब को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको सेकंड वीडियो में बता दिया। फिर आती है आपके पास बैटरी विथ 3 सेल। तो देखो यहाँ पर आपके पास ये बैटरी कनेक्शन है और इसके अंदर 3 सेल्स हैं, 1 2 3, ठीक है। और इसमें बनाते समय मैंने आपको कहा था कि 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव एक साथ नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। 2 पॉजिटिव अगर इकट्ठे आ जाएंगे इस तरह से, सपोज करो आपके पास 2 पॉजिटिव आपने इकट्ठे बना दिए इस तरह से, तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। और 2 नेगेटिव भी नहीं आ सकते एक साथ इस तरह से, ठीक है। तो अगर 2 सेल से आपने बैटरी बनानी तो वो इस तरह से ही बनेगी, इस तरह से। इनमें
डायग्राम को ड्रॉ करते समय या बैटरी को ड्रॉ करते समय एक बात और ध्यान रखनी है आपने कि आप ये जो बार होते हैं ना, ये सारे एक जैसे नहीं बना सकते। यानी कि जो स्मॉल है उसको स्मॉल बनाना है और स्मॉल का साइज़ एक जैसा रहना चाहिए, और जो लार्ज हैं वो लार्ज एक जैसे रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तो आप सारे के सारे ऐसे बना रहे हो जिसका पता ही नहीं चल रहा कि है कौन सा, सारे अलग अलग साइज़ के, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सारे सेम साइज़ के भी नहीं होने चाहिए कि सारे ऐसे बना दो। तो जनरली ये बच्चे वो करते हैं जो टीचर को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। जो शॉर्ट बार है वो शॉर्ट बार लगना चाहिए, जो लॉन्ग बार है वो लॉन्ग बार लगना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपके पास बैटरी। एमीटर, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़, ये आपको पता है, तो मैंने सीरीज़ में इसको जोड़ दिया। अगर यहाँ पर वोल्ट मीटर दिया जाता, अगर सपोज करो बोलता कि वोल्ट मीटर बनाओ, तो वोल्ट मीटर आप इस तरह से पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देते, लेकिन नहीं दिया है तो आप ना बनाओ। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। और इसके अंदर की क्लोज कंडीशन में, अगर आप सिंपल ऐसे बनाते हो तो ये आपके पास की बनती है, लेकिन अगर आप डॉट लगा देते हो बीच में तो वो क्लोज कंडीशन की बन जाती है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है जिसके नंबर बहुत मैक्सिमम टाइम कटते हैं। वो क्या है, ध्यान से देखो। आपने एमीटर में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसे ध्यान रखना है। वोल्ट मीटर में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, मतलब टर्मिनल होते हैं उसके, वो ध्यान रखना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एंड से जुड़ेगा और नेगेटिव नेगेटिव एंड से जुड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर देखो ये एमीटर है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के भी नेगेटिव टर्मिनल से ही अटैच होना चाहिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल भी पॉजिटिव एंड से ही अटैच होना चाहिए, ये बात आपने ध्यान रखनी है एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों के लिए। ठीक है, और एक सर्किट डायग्राम की डायरेक्शन, सर्किट डायग्राम में जो डायरेक्शन रहेगी वो आपकी हमेशा हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन रहेगी, विच इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, क्लियर है बात ये? ओके, अब बारी आती है 6 क्वेश्चन। स्टेट ओम्स लॉ, फाइंड स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर। तो ओम्स लॉ, क्योंकि ये एक लॉ है, ठीक है, यहाँ पर आपने बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि ये एक लॉ है तो इसीलिए आपने इसकी स्टेटमेंट में ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बल्कि चेंज करना ही नहीं है। जो भी आपको दिखाई जाती है आपने वही करनी, लिखी नहीं है। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बनानी और उससे अपनी तरफ से मोल्ड, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मोल्ड भी नहीं करना। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपके पास क्या है, कीपिंग द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एटसेट्रा कॉन्स्टेंट, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एटसेट्रा कॉन्स्टेंट, the potential difference V across the end of a given metallic wire is directly proportional to the current flowing through it। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, V is directly proportional to I, keeping the physical condition constant, यानी कि फिजिकल कंडीशंस आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे टेम्परेचर यहाँ पर हमने स्पेशली मेंशन कर दिया, टेम्परेचर ऐसा नहीं होना चाहिए आपका इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो फिर चेंज होगा तो रीडिंग अलग देगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, फाइंड स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जस्ट एक ग्राफ बना जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ नहीं बनाना है, इसका आपने स्लोप भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ के लिए आप थर्ड वीडियो देख सकते हैं, आप थर्ड वीडियो में होना चाहिए, देख लेना आप लोग अपने हिसाब से, मैंने आपको बता रखा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा जो स्लोप है, जो ग्राफ है ओमिक कंडक्टर के लिए, और वो भी वी आई ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, कैसे आता है, इस तरह से आता है। ठीक है, अब हमें इस ग्राफ का स्लोप निकालना है। तो जैसे हम 9th क्लास में करते थे बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर क्या करना है, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, इस तरह से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, जिस तरह से मैंने आपको इसमें दिखा रखा है ये वाला डायग्राम। ठीक है, और इसके बाद जस्ट आपने क्या करना है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज इक्वल टू ए बी बाई ओ बी। ये जो पार्ट आता है आपके पास, ये आपका न्यूमिनेटर में रहेगा और ये आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, ए बी बाई ओ बी। अब ए बी किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वी को, और ओ बी किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके आई को। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ मीन्स इज इक्वल टू ए बी बाई ओ बी कम्स आउट टू बी वी बाई आई। अब v बाई आई की वैल्यू क्या होती है, फ्रॉम ओम्स लॉ वी हमें पता है v इज इक्वल टू आई आर, वी बाई आई इज इक्वल टू आर, आर इज रेसिस्टेंस। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू रेसिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ग्राफ बनाते हैं, या फिर कुछ बच्चे सिर्फ इस पार्ट को लिखते हैं। आपने फाइंड करना है, फाइंड का मतलब क्या है, इस तरह से बताना भी है इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ठीक है,
अब एक छोटा सा नोटेड पॉइंट यहाँ पर ये आप नोट कर लो कि इस लाइन का, इस जो बॉक्स में हमने लिखा है, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी उस वायर के लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक वीडियो और बनाएंगे स्पेशली, लेकिन चलो फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। सपोज करो आपके पास वी आई ग्राफ दे रखा है, ये वायर ए के लिए है, ये वायर बी के लिए। ठीक है, वायर ए, वायर बी। तो आपसे पूछ लेंगे बताओ भी किस वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, तो इस कंसेप्ट का यूज़ होगा आपका। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, मीन्स ग्रेटर द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ ग्रेटर विल बी द रेसिस्टेंस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्लोप देखेंगे। स्लोप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और जो किसी कैलकुलेट नहीं करना है वो सीधा यहाँ पे देख सकता है कि ए वायर का स्लोप ज़्यादा है, तो इसीलिए ए वायर का रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेसिस्टेंस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, क्लियर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेसिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ, ये ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमारा 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हमने ओम्स लॉ की स्टेटमेंट बता दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ओम्स लॉ की स्टेटमेंट में आपने कुछ चेंज नहीं करना। कुछ बच्चे इसे अपनी तरह से बना देते हैं, कुछ बच्चे सीधा लिखते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। कुछ बच्चे यहाँ पर सीधा लिख देंगे फ्रॉम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब कि ठीक है, ये होता है, लेकिन आपको उसको प्रॉपर स्टेटमेंट की फॉर्म में ही बताना है, इस तरह से। कीपिंग द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एटसेट्रा कांस्टेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, ओके। और उसके बाद आपको स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ कैसे निकालते हैं ये आपको बता दिया। अब चलते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस के लिए आप हमारी 3rd वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया गया है कि रेसिस्टेंस कैसे होता है, किस वजह से होता है, डायग्राम के साथ आपको समझाया गया है। तो वहाँ पर जो है मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया था, ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया था, पूरी एक शीट का था। लेकिन अगर आप इसे सिंपल 2 से 3 लाइनों में अगर ख़त्म करना चाहते हैं, या 1 या 2 नंबर में अगर आपसे कोई पूछता है, तो आप जस्ट ये भी बता सकते हो। उस पूरे पेज का जो निचोड़ है, जो समरी है, वो यही बनती है, कंक्लूजन जो है वो यही बनता है। देखो, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ए कंडक्टर। ये हमें बात पता लग गई थी, जब भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट फ्लो करता है। अब अगर वो करंट ही फ्लो ना करे तो रेसिस्टेंस को कोज करेगा। ठीक है, सच एज ए मेटल वायर द मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन कोलाइड विद द आयंस। जो अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो होगी वही रेसिस्टेंस बनाएगी। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाते हैं आयंस के साथ, क्योंकि मेटल में आयंस होंगे, न्यूट्रल एटम्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, आयंस भी होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे। तो जब वो उनसे कोलाइड करते हैं, उसी कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ईजी नहीं हो पाता, और वही ऑब्स्ट्रक्शन क्या बन जाती है, आपकी रेसिस्टेंस बन जाती है। दिस मेक इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर करंट टू फ्लो एंड कॉज रेसिस्टेंस। आप जो वीडियो लेक्चर आई थिंक 3 होगी, 3 वीडियो लेक्चर, 3rd वीडियो लेक्चर में जो थ्योरी है वो भी फॉलो कर सकते हो कंप्लीट डायग्राम के साथ। और अगर आपने 2 से 3 लाइनों में ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको कर लेना। 7th के बाद 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, ए वायर ऑफ लेंथ L, कैपिटल L, एंड रेसिस्टेंस R is stretched so that its length is doubled and area of cross section is half. What will be its new resistance and resistivity? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाते। A wire of length L and resistance R is stretched so that length is doubled and area of cross section is half. How will its resistance change and resistivity change? तो इस क्वेश्चन की पहले जो सोल्यूशन है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद क्या इसका सोल्यूशन नहीं है फिर हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको एक मेटल वायर सिलेंड्रिकल फॉर्म में कंसीडर कर लेनी है। जैसे मैंने ये कंसीडर कर ली यहाँ पर मेटल वायर, इसकी एक लेंथ होगी L, ऑब्वियस बात है। आप L से नाम दे सकते हो। यहाँ पर एक छोटी सी गलती होगी मेरे से कि यहाँ पर इन्होंने पहले ही दे रखा है कैपिटल L है, तो यहाँ पर आप कैपिटल L भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आप सोल्यूशन में कैपिटल L कर लो, या फिर यहाँ पर स्मॉल l कर लो, जैसे आपको सही लगता है वैसे देख लेना। इससे भी आंसर पे कंसेप्ट समझने वाली बात है। तो लेंथ कैपिटल L या स्मॉल l, जो मर्जी मान लो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्वेश्चन में वहाँ पर कैपिटल L ही हो सकता है वहाँ पर स्मॉल l लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, y लिखा है, जो भी लिखा हुआ है। तो कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, यहाँ पर उसमें सिम्बल्स में कन्फ्यूज़ मत होना।
मैंने एक मेटल वायर को कंसिडर कर लिया है और उसकी लेंथ है एल, और मैं क्या करूँगा, उसका एरिया लेट कर लूँगा, एरिया भी डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ होगा ही, तो एरिया मैं लेट कर लूँगा ए। लेंथ एल है, एरिया स्मॉल ए है, रेसिस्टेंस पावर क्या हो, रेसिस्टेंस वैल्यू आर दी हुई है, कैपिटल आर। ये ठीक है, दो चीज़ हमें दे रखी थी, ये हमने लेट कर लिया अपनी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वायर के लिए जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा कैपिटल आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, ये हमने 4th वीडियो में स्टडी कर रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हो। क्लियर होगी बात है। तो ये था हमारे पास गिवन पार्ट। अब हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने इसे स्ट्रेच किया, इस तरह से स्ट्रेच किया कि लेंथ डबल हो गई है और एरिया हाफ हो गया, यानी कि हमने इसको सपोज करो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो लेंथ आपके पास चेंज हुई है, मैं स्मॉल लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो लेंथ आपकी चेंज हुई है वो डबल हो गई है पहले वाले से। तो पहले वाले की लेंथ हमने एल मानी थी, तो अब जो चेंज हो गया उसकी लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास 2L। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हाफ हो जाएगा, तो A बाई 2। फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या था A, ठीक है, जो फर्स्ट वायर थी उसका एरिया क्या था A, और यहाँ पर जो एरिया चेंज हुआ है वो किस में चेंज हो गया, A बाई 2 में, यानी कि ओरिजिनल का हाफ हो गया। न्यू लेंथ L डैश 2L, न्यू एरिया A डैश A बाई 2। तो न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R डैश हो जाएगा, R डैश, और ये R डैश ही हमें यहाँ पे निकालना है। तो हम करेंगे क्या, अब हम इस वायर के लिए R डैश की वैल्यू निकालेंगे। वो क्या बन जाएगी हमारे पास, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाई A डैश। ठीक है, फॉर्मूले के जैसे हमने पहले किया था, जैसे हमने इस केस में किया था वैसे हम इस केस में करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो ये बनेगा कि आपने आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपने यहाँ पे रो के अंदर डैश क्यों नहीं लगाया, यानी कि रेसिस्टिविटी को चेंज क्यों नहीं किया। तो आपका फिर इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता है कि रेसिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस वैल्यू डिपेंड करती है डायमेंशंस पर। रेसिस्टिविटी वैल्यू डायमेंशन पे डिपेंड ही नहीं करती। तो यानी कि अगर एक वायर है, यानी कि सपोज करो कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर के लिए रेसिस्टिविटी सेम रहेगी आपकी। तो आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एल डैश ए डैश की वैल्यू पुट कर दूंगा, जो मैंने यहाँ पर निकाली हुई है। एल डैश इज इक्वल टू 2L और ए डैश इज इक्वल टू A बाई 2, इनकी वैल्यू को पुट कर दूंगा। इनकी वैल्यू को पुट करने के बाद सिंपल मैथमेटिक्स से मेरा रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा आर डैश इज इक्वल टू 4 रो एल बाई ए, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल मैथ है, 2L A बाई 2, ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा और इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने पर क्या बनेगा 4L। तो 4 रो L बाई ए। अब ये रो L बाई ए की वैल्यू क्या है, कैपिटल R है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से रो L बाई ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, R पुट कर देंगे, और हमारा न्यू रेसिस्टेंस आ जाएगा। न्यू रेसिस्टेंस विल बी 4R, यानी कि ओरिजिनल रेसिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन का अब कंक्लूजन आ रहा है लास्ट में कि अगर हम इस वायर को स्ट्रेच करते हैं और लेंथ को डबल, एरिया को हाफ करते हैं, तो न्यू रेसिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स इंक्रीज बाय 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया आपका कि रेसिस्टेंस क्या चेंज हो जाएगा, 4 टाइम्स बन जाएगा। दूसरा पार्ट है रेसिस्टिविटी चेंज, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रेसिस्टिविटी रिमेन सेम बिकॉज इट डजंट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस। वो किस पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है, कंडक्टर के मटेरियल के डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है, और इसीलिए वो क्या रहेगी आपके पास, सेम रहेगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होना है। अब बारी आती है इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से नहीं होना है। यहाँ पर कुछ बच्चे सीधा लिखते हैं बिकॉज रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो लेंथ को डबल किया है तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इस तरह से बोलते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। या फिर सीधा भी नहीं लिखना, सीधा भी नहीं लिखना मतलब कि आपने सीधा एक लाइन में ये नहीं लिखना कि रेसिस्टेंस बिकम 4 टाइम्स, क्योंकि फिर उस केस में ये माना जाता है या ये समझा जाता है कि आपने आगे पीछे से हेल्प ली है। टीचर को देखो, एक बात होती है कि बच्चे को नॉलेज है, दूसरा होता है कि बच्चे की नॉलेज को हमने टेस्ट करना है। तो वो बच्चा कैसे बताता है कि मुझे नॉलेज है, वो रिप्रेजेंट करके बताता है। तो रिप्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन से आपने निकालना है R डैश इज इक्वल टू 4R, सीधा नहीं लिखना, और सिंपल इस लॉजिक को यूज़ नहीं करना, इफ़ लेंथ इंक्रीजेस रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, ऐसे भी नहीं करना, ठीक है। अब बारी आती है हमारे 9th क्वेश्चन की, व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो ये
भी हमने 4th वीडियो में स्टडी किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे नहीं करना। तो 4 फैक्टर आपको डायरेक्ट वहाँ पर मिलेंगे, दोबारा देख लेते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब भी आपने बताना है कि होता क्या। इसका मतलब ये होता है इफ़ एल इंक्रीजेज आर इंक्रीजेज, इफ़ एल डिक्रीजेज आर डिक्रीजेज। यहाँ पर इस 4th वीडियो में इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है, वहाँ पे देख सकते हैं आप अगर कोई डाउट आपको है। सेकेंड, रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। जो रेसिस्टेंस है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया में। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इफ़ ए इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस, इफ़ ए डिक्रीजेस आर इंक्रीजेस, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया यानी कि एरिया, इसका मतलब क्या होता है इफ़ एरिया इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस, इफ़ एरिया डिक्रीजेस आर इंक्रीजेस। थर्ड फोर्थ, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर पे डिपेंड करता है। और रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर या मटेरियल, ठीक है। और जनरली क्या है, जनरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जनरली इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए, जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं आपके पास, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हैं, उनके लिए क्या करता है, ये इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब बारी आती है इस क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट नहीं करना। सबसे पहली बात, कुछ बच्चे यहाँ पर सीधा लिखते हैं आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इस तरह से नहीं करना है। आपके पास 10th क्लास है, आपके पास कोई क्वेश्चन आया तो उसको रिप्रेजेंटेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो आपने 100% जैसे यहाँ पे लिखा हो वैसे ही रिप्रेजेंट करना है। दूसरी बात, बच्चे इस लाइन को गलत तरीके से लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। इस तरह से नहीं बोलना आपने, ठीक है। क्लियर हो रही है आपको बात है। आपने एक तो डायरेक्ट ये नहीं लिखना, और आपने डायरेक्ट इस लाइन को मोल्ड करके लिखना कि लेंथ ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। इस तरह से आपने नहीं लिखना, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, सिर्फ ये लिखते हैं रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, सीधा ही लिखते हैं। तो ऐसे भी नहीं लिखना है आप लोगों ने। जैसे कि आपको 9th क्लास में याद आ रहा होगा, हम आपसे पूछते थे कि बायोन फोर्स, फैक्टर अफेक्टिंग बायोन फोर्स, तो वहाँ पर बच्चे क्या लिखते थे, वहाँ पे लिख देते थे डेंसिटी, और वहाँ पे क्या लिख देते थे, डेंसिटी। और चलो अभी मेरे को सिर्फ डेंसिटी वर्ड याद आ रहा है, तो डेंसिटी। तो वहाँ पर आपको बताया जाता था सिर्फ डेंसिटी नहीं लिखना है, क्या लिखना है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लिखना है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिखना होता था आपको, है ना। और कैसे लिखना होता था ये भी बताना होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरह से भी आपको वहाँ पर बताना होता है, ठीक है। तो कैसे नहीं करना, सीधा नहीं लिखना आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इस लाइन को उल्टा करके नहीं लिखना, गलत तरीके से नहीं लिखना। और सिर्फ ये नहीं लिखना कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, आपको ये भी बताना है कि वो लेंथ कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस तरह से भी आपको बताना है। इसके साथ आप इस पार्ट को भी लिखते हुए गलती करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या लिखते हैं, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो वो क्या करते हैं, इस पार्ट को लिखते हुए कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो, वो ऐसे लिख देते हैं इफ़ आर डिक्रीजेज, इफ़ आर इंक्रीजेज एल इंक्रीजेज, वो ऐसे लिख देते हैं इफ़ आर डिक्रीजेज एल डिक्रीज। ऐसे भी नहीं लिखना है, क्या करना है आपने, इफ़ एल इंक्रीजेज, यानी कि एल से बताना है आपने, राइट हैंड साइड वाले फैक्टर से बताना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड वाले फैक्टर पे क्या फ़र्क पड़ता है। राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी से बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी पे कैसे फ़र्क पड़ता है। क्लियर है। तो 9th क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है 10th क्वेश्चन की। तो 10th क्वेश्चन हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। 10th क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, कैलकुलेट द एरिया, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इफ़ इट्स लेंथ इज़ 1 मीटर, लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, इट्स रेसिस्टेंस इज 23 ओम एंड रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो ये कंप्लीट आपके पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, और आपको ये सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन आपके पास इस तरह से है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे ए क्वेश्चन मार्क क्यों है, क्योंकि एरिया हमें निकालना है। लेंथ 1 मीटर, रेसिस्टेंस 23 ओम, रेसिस्टिविटी 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है। फॉर्मूला आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई ए।
मैं आपको फिर बता दूं कि आपने हमेशा इस फॉर्मूले से ही स्टार्ट करना है, डायरेक्ट कोई फार्मूला मत बनाना। जैसे ये फार्मूला इससे बन रहा है, जैसे A इज़ इक्वल टू रो L बाई ए है ना, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस सीधा फार्मूले को मत लिखना, पहले आप इस फार्मूले को लिखना और इसी फार्मूले में जो भी चेंज आपने करना है वो चेंज करना। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फार्मूला ही लिखोगे तो यहाँ पर बहुत बार ये देखा जाता है कि इस फार्मूले को डायरेक्ट लिखने के चक्कर में कुछ बच्चे फार्मूला क्या लिख देते हैं, कुछ बच्चे फार्मूला लिख देते हैं A इज़ इक्वल टू रो R बाई एल, ये लिख देते हैं, और जैसे ही आप ये लिखोगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमेशा हमेशा ये वाली फॉर्मेशन याद रख, ये वाला फार्मूला याद रखना है और इसके अकॉर्डिंग आप जो मर्जी बना लो, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू 1.84 इंटू 10⁻⁻6, लेंथ वैल्यू 1 मीटर और आपके पास रेसिस्टेंस वैल्यू है 23 ओम। यहाँ पर जो पॉइंट था इस पॉइंट को हटा के मैंने यहाँ पर 100 बना दिया और ये 184 23 पर कंप्लीट कट जाएगा 8 पर, तो ये 8 पर कंप्लीट कट गया, तो 8 और उसके बाद ये आपने जस्ट इसे सॉल्व करना है, 8 इंटू 10⁻⁻6 बाई 10⁻², ठीक है। अब आप इसको इस फॉर्म में चेंज ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 8 को 100 से सॉल्व कर लिया, तो 8 को 100 से सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0.08 आ जाएगा। तो 0.08 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर भी इसका आंसर सही है। और अगर आप इसका आंसर 8 में रखना चाहते हैं, यानी कि इसे सॉल्व करके 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻2 और 8 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। जैसे आपको सही लगता है वैसे आप कर लीजिए, दोनों ही आंसर सही हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये आंसर ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एक बात और, क्योंकि हमने यहाँ पे एरिया निकाला है तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, आपके पास मीटर स्क्वायर बनेगी। कुछ बच्चे यहाँ पर यूनिट लिखते ही नहीं है और लिखते हैं तो कई बार मीटर लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसकी यूनिट बनेगी मीटर स्क्वायर। ओके, तो आज हमने वीडियो लेक्चर 1 to 4 जो भी पढ़ा था उस को हमने एक वर्कशीट की हेल्प से रिवाइज कर लिया। जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे ही वर्कशीट आती रहेंगी आपके सामने और आपने क्या करना है, अपने पूरे ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्योंकि आपकी 10th क्लास है, बोर्ड एग्जामिनेशन आपने फेस करने हैं। एट लास्ट कुछ नहीं पता लगता कि क्या डिसीजन लिया जा रहा है, क्या डिसीजन नहीं लिया जा रहा, तो आपने प्रिपेयर होना है अपने एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वर्कशीट 2 के साथ। थैंक यू।